मॉर्निंग स्टूडेंट। मॉर्निंग सर। हाउ आर यू ऑल? फाइन। तो देखिए बेटा, अगली टॉपिक हमारी है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। यस सर। ब्रीदिंग के बाद जो अगली टॉपिक आती है वो मैकेनिज्म है, यानी मैकेनिज्म है क्या, ब्रीदिंग है क्या। ब्रीदिंग के दो स्टेप होते हैं, एक होता है इंस्पायरेशन। यस सर। इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन की कंडीशन के लिए ये है कि जब इंटरपल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो। यस सर। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, इंटरपल्मोनरी प्रेशर कम है, लंग्स में प्रेशर कम है। इस कंडीशन में क्या होता है, इंस्पायरेशन होता है। तो इंस्पायरेशन को रेगुलेट करने वाले कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे इसको कंसीडर कर लेते हैं कि ये है वर्टिब्रल कॉलम, ये है वर्टिब्रल कॉलम, और यहाँ पर ये कंसीडर कर लेते हैं कि ये है डायाफ्राम, डायाफ्राम, और यहाँ पर है रिब्स, ये मान लेते हैं रिब्स प्लस स्टर्नम। और रिब्स और स्टर्नम में कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स पाई जाती हैं, उन मसल्स को यहाँ पर दिखा सकते हैं। ये मसल्स हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। यस सर। तो ब्रीदिंग को कंट्रोल करने वाले क्या है, ये है वर्टिब्रल कॉलम, डायाफ्राम, रिब्स, स्टर्नम और इंटरकॉस्टल मसल्स। अब होता क्या है कि इंस्पायरेशन के समय, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन इंटरपल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है। मींस इस कंडीशन में क्या होगी कि जो डायाफ्राम प्लस एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जिसकी वजह से होगा क्या कि रिब्स प्लस स्टर्नम मूव अपवर्ड और आउटवर्ड। रिब्स और स्टर्नम क्या करेंगे, आउटवर्ड मूव करेंगे इस तरह से। डायाफ्राम डाउनवर्ड मूव करेगा, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि जो ये थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक कैविटी, इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ इंटरपल्मोनरी कैविटी इंक्रीज करेगा, जिसके वजह से इंटरपल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। नाउ ईयर मूव इनसाइड, इसी को कहते हैं इनहेलेशन, इनहेलेशन। नाउ एक बार इसे इसको चेक करिए। इंस्पायरेशन मैकेनिज्म का पहला स्टेप है। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन क्या होता है कि जो इंटरपल्मोनरी प्रेशर है, इंटरपल्मोनरी प्रेशर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो वॉल्यूम है थोरेसिक कैविटी का वो बढ़ जाता है। बढ़ेगा कैसे, क्योंकि यहाँ पर जो है रिब्स और स्टर्नम में अवेलेबल एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स एंड डायाफ्राम कांटेक्ट करते हैं, जिसके वजह से रिब्स और स्टर्नम आउटवर्ड मूव करेंगे। जब ये बाहर मूव करेंगे, ये नीचे मूव करेगा, इसके वजह से जो वॉल्यूम है थोरेसिक कैविटी का वो बढ़ जाएगा। रिब एंड स्टर्नम मूव आउटवर्ड
वॉल्यूम ऑफ इंटरपल्मोनरी कैविटी और थोरेसिक कैविटी इंक्रीज कर जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा, इंटरपल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। नाउ ईयर फ्रॉम आउटसाइड, air from outside means oxygen from outside enter into the lungs. This is called inspiration और inhalation. ठीक है, क्लियर हुआ ये? इसको फॉलो कीजिए, नोट कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। Yes. मीनिंग ऑफ ब्रीदिंग का सेकंड स्टेप है एक्सपायरेशन और एक्सलेशन। ठीक है, एक्सपायरेशन और एक्सलेशन। इसमें क्या होता है कि जब इंटरपल्मोनरी प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस कंडीशन में एक्सपायरेशन होता है या एक्सलेशन होता है। यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम दिखाया गया है। इस डायग्राम में इंटरकॉस्टल मसल्स, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स और स्टर्नम दिखाया गया है। ड्यूरिंग एक्सलेशन इंटरकॉस्टल मसल्स डायाफ्राम रिलैक्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रिलैक्स हो जाते हैं, अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं। इस कंडीशन में रिब्स एंड स्टर्नम मूव इनवर्ड, रिब्स और स्टर्नम अंदर की तरफ मूव करने लगते हैं। डायाफ्राम मूव अपवर्ड, डायाफ्राम अपवर्ड मूव करने लगता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि जो वॉल्यूम है थोरेसिक कैविटी का वो डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, जब वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा तो इंटरपल्मोनरी प्रेशर जो अंदर का है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से होगा क्या कि जो ईयर है अंदर की वो किधर की तरफ मूव करेंगी, बाहर मूव करेंगी। यानी नाउ ईयर फ्रॉम इनसाइड मूव आउटसाइड, दिस इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। क्या कहते हैं इसको? एक्सहेलेशन। तो ये है एक्सहेलेशन। लाइक एंड सब्सक्राइब।